अब सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 सीटों के उपचुनाव पर भाजपा में मंथन जारी है। रामपुर के लिए 3 नामों पर चल रहा है मंथन, सूत्री बता रहे हैं। आकाश सक्सेना या भारत भूषण गुप्ता को मिल सकता है टिकट, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, डॉक्टर तनवीर बन सकते हैं रामपुर से उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। खतौली से भाजपा किसी सैनी को बना सकती है उम्मीदवार, ये भी जानकारी। विक्रम सैनी की पत्नी के नाम पर भी विचार हो रहा है। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर किसी शाक्य को टिकट दिया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। मैनपुरी से एक क्षत्रिय उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर है, लगातार मंथन का दौर चल रहा है। 3 सीटों में उपचुनाव होने हैं। 3 सीटों के उपचुनाव को लेकर भाजपा का मंथन जारी। रामपुर के लिए कहा जा रहा है 3 नामों पर मंथन हो रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं। आकाश सक्सेना या भारत भूषण गुप्ता को टिकट मिल सकता है। डॉक्टर तनवीर बन सकते हैं रामपुर से उम्मीदवार, ये भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। खतौली से खबर है कि भाजपा किसी सैनी को ही उम्मीदवार बना सकती है। विक्रम सैनी की पत्नी के नाम पर भी चल रहा है मंथन। और इसी पर मेरे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। अनुभव, इन तीनों ही सीटों में उपचुनाव होने हैं, ये कहा जा रहा है मंथन तो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी पर मुहर लगाने की पूरी तैयारी है और इसी को लेकर मंथन भी चल रहा है। क्या डिटेल्स है? देखिए, बिल्कुल, पहले तो 2 सीटों पर बाई इलेक्शन घोषित हुए थे और फिर आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने खतौली सीट पर भी बाई इलेक्शन घोषित कर दिया और बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। खासतौर से अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो पार्टी आकाश सक्सेना, जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी आजम खान के खिलाफ, और कहीं न कहीं आजम खान की सरसत आ गई। आकाश सक्सेना का नाम है, इसके अलावा भारत भूषण गुप्ता, वो भी पार्टी के नेता है, उनका भी नाम है, लेकिन एक और नाम है डॉक्टर तनवीर का, जो एमएस है, सर्जन है और रामपुर के ही रहने वाले हैं। वहाँ उनकी हम कहें तो जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा है। तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट वो उतारे तो शायद मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ आए। तो 3 नाम वो रामपुर में है जिस पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा खतौली की सीट, जो विक्रम सैनी की संस्था जाने के बाद खाली, वहां पर पार्टी का पूरा मन है कि किसी सैनी बिरादरी के ही व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि विक्रम सैनी की जो पत्नी है उन्हें भी उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है, उनके भी नाम पर मंथन चल रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल सोचना भी होगा अनुभव भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैनपुरी और रामपुर ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है। ऐसे में किसको उतारा जाए और वो कैंडिडेट जीत भी हासिल करे, ये बड़ा लक्ष्य होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। वाराणसी में दरोगा पर फायरिंग हुई है, दरोगा पर गोली चलाई गई, दरोगा से लूटपाट, दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूट गए बदमाश। बड़ी खबर बनारस से इस वक्त। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको ले लें। रोहनिया थाना क्षेत्र के जगतपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। फायरिंग से घायल दरोगा का इलाज जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, वाराणसी में दरोगा पर फायरिंग का मामला, दरोगा पर गोली चलाई गई है, लूटपाट भी की गई है। दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूटकर बदमाश भाग गया है। रोहनिया थाना क्षेत्र के जगतपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और देखिए कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा। दरोगा से इस तरीके से लूटपाट वहां पर होती है, फायरिंग की जाती है। इसी पर नीतीश हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। नीतीश, क्या कहा जा रहा है इस पूरे लूटकांड के बारे में, दरोगा की कैसी है हालत, बताएं। देखिए, प्रथम दृष्टया हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोली को निकाला जा चुका है, लेकिन इतनी बड़ी घटना है कि इससे कहीं न कहीं अपराध तंत्र के बुलंद हौसलों की एक तस्वीर सामने आती है। आपको बता दें कि जगतपुर पहुंचे थे ये दरोगा, और जो दरोगा घायल हुए हैं वो लक्सा थाने में तैनात बताए जा रहे हैं। और जैसे ही ये जगतपुर डिग्री कॉलेज के पास पहुंचते हैं, वहां दूसरी ओर से बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ इन पर फायरिंग करते हैं। न सिर्फ फायरिंग करते हैं बल्कि दरोगा की पिस्टल भी छीन कर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह से ये बदमाश हौसला बुलंद है, अब ये सोचने वाली बात होगी। हालांकि पूरी घटना की जांच की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, ये खुली चुनौती है साफ तौर से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। नीतीश, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी रामपुर और मैनपुरी के साथ उपचुनाव करवाए जाएंगे। खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर दंगा मामले में 2 साल की सजा मिल चुकी है, जिसकी वजह से विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट अब खाली हो चुकी है, जिस पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे।
5 दिसंबर को यूपी की 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने से खतौली के अलावा आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट भी खाली हुई है, जबकि मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हो गई है। इन तीनों ही सीटों पर एक साथ 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 21 नवंबर को नामांकन वापस लिए जाएंगे। लेकिन अब तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में लिखा है कि आंजनेय कुमार सिंह रामपुर विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उपचुनाव से पहले आंजनेय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। लेकिन भाजपा ने कहा है कि सपा चुनाव से पहले फिर हार के बहाने ढूंढने लगी है। समाजवादी पार्टी रास्ता ढूंढती है हार का ठीकरा फोड़ने का। आंजनेय कुमार सिंह लंबे वक्त से मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर पद पर तैनात है और इसके पहले वो रामपुर के जिलाधिकारी पद पर भी लंबे वक्त तक तैनात थे। इस दौरान आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाइयों की वजह से आंजनेय कुमार सिंह चर्चा में आ गए थे। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आंजनेय कुमार सिंह ने भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया था। उस वक्त भी सपा ने आंजनेय कुमार सिंह के तबादले की मांग की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट को लेकर एक बार फिर यादव परिवार में चल रहे मतभेद सामने आने लगे हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन आज ये कहकर एक बार फिर अखिलेश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया कि उनकी पार्टी ही असली समाजवादी पार्टी है। शिवपाल यादव पहले ही बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब तक मिले संकेतों से ये साफ है कि अखिलेश शिवपाल को मैनपुरी सीट नहीं देने वाले। हालांकि मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए सपा ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेज प्रताप यादव का नाम तय हो चुका है। ऐसे में अब शिवपाल यादव भी मैनपुरी से दावेदारी के संकेत देने लगे हैं और कहा है कि जल्द ही वो बड़ा ऐलान करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैनपुरी लोकसभा मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, इसलिए ना तो अखिलेश मैनपुरी सीट शिवपाल को देना चाह रहे और ना ही शिवपाल अपनी दावेदारी छोड़ना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के साले शर्जील को हिरासत में ले लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अब मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया है। सोमवार की शाम मुख्तार अंसारी का साला शर्जील रजा जमानत के बाद जैसे ही गाजीपुर जेल से बाहर निकला, ईडी ने उसे हिरासत में ले लिया और देर रात गाजीपुर से लेकर प्रयागराज पहुंची। हिरासत में लेने के बाद शर्जील रजा को प्रयागराज में ईडी के इसी दफ्तर में लाया गया। अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा दोनों का आमना सामना कराया जा सकता है। आमना सामना कराकर बैंक खातों के बारे में पूछताछ की जा सकती है। ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार की तमाम बेनामी संपत्तियां शर्जील और उसके करीबियों के नाम पर है। इसके अलावा शर्जील पर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करके उसके सरकारी विभागों को ही किराए पर देने के मामले को लेकर भी पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में ईडी की टीम परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को भी समन जारी कर सकती है और कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिमला में थे, जहां उन्होंने सड़क पर उतरकर चुनाव प्रचार किया। हिमाचल प्रदेश में दोबारा भगवा फहराने के लिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिमला में माल रोड पर निकले और जनसंपर्क करते हुए बाजार में मौजूद लोगों से सीधे मुलाकात की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी एक चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां चाय की चुस्की का आनंद लिया।
शिमला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। अपनों का नेतृत्व तो अपनों के बीच से होना चाहिए या ऊपर से होना चाहिए। जनसंपर्क के दौरान सीएम धामी ने हिमाचल के लोगों से भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने की अपील की। इसके अलावा शिमला में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भी अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर खासे उत्साहित दिखाई दिए। ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक संबंधी याचिका पर आज भी फैसला नहीं आया। दरअसल इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडे की बेंच में याचिका की सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज इस पर फैसला आना था, लेकिन गुरु नानक जयंती की छुट्टी होने की वजह से अब फैसला 14 नवंबर को सुनाया जाएगा। न्यायालय छुट्टी पर है, इस वजह से वह जो है आदेश आज नहीं आ पाया। फर्दर अगली डेट जो 14/11 की नियत की गई है, हम उम्मीद करते हैं उस दिन आदेश आ जाए। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया था। डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट को वादी की 3 मुख्य मांगों पर अपना फैसला सुनाना था, जिसमें पहला स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की अनुमति, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। इस पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है और 14 नवंबर की तारीख का अब सबको इंतजार है। पिछले महीने हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसे सुनवाई के दौरान वाराणसी की अदालत ने वैज्ञानिक जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को लेकर बरेली कमिश्नर एक्टिव हुई तो अफसरों के पसीने छूट गए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बरेली के निर्माणाधीन कुतुबखाना फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंची संयुक्ता समदार का पारा चढ़ गया और फ्लाईओवर में कमियों को देखकर उन्होंने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। कब तक बन जाएगा ये बताओ। 2 से 3 दिन में हम पूरा करेंगे। दरअसल 105 करोड़ की लागत से बन रहे कुतुबखाना फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उसके पिलर के लिए खुदाई का काम चल रहा है। इसी समय निरीक्षण के दौरान एक के बाद एक कई सारी खामियां मिलने पर संयुक्ता का पारा चढ़ गया और फिर उन्होंने अफसरों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद तो नवंबर के महीने में भी अफसरों के पसीने छूट गए। तुमको इतना स्लो क्यों हो इनका काम? These are not things जो तुम्हारी ब्रिज बन रही है, बनती रहेगी। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत यूपी के सारे पुलों की वस्तु स्थिति जानने के लिए कमिश्नर को ऑन स्पॉट निरीक्षण का आदेश दिया है, जिसके बाद कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, बरेली विकास प्राधिकरण समेत निर्माण एजेंसियों से पूरी रिपोर्ट तलब की है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी भी कमर कस रही है, लेकिन जालौन में बैठक के दौरान जो हुआ वो ये बताने के लिए काफी था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार यादव नगर निकाय चुनाव की समीक्षा बैठक करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शकुंतला पटेल भी बैठक में शामिल होने पहुंचे, लेकिन उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली, जिसके बाद तो शकुंतला पटेल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ये सब कुछ प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार यादव के सामने ही हो रहा था। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जिला अध्यक्ष का गुस्सा देख पार्टी के दूसरी महिला कार्यकर्ताओं ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। हालांकि वरिष्ठ पदाधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद में शकुंतला पटेल शांत हुई। इस बाबत जब कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत वाली टिप्स दे डाली। शकुंतला पटेल के हंगामे के बाद उन्हें बैठने की जगह तो मिल गई, लेकिन कलह सतह पर साफ साफ दिख गई। बुंदेलखंड की बड़ी आबादी को इसी महीने शुद्ध पेयजल का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। वर्षों से पानी का संकट झेल रहे महोबा में जल जीवन मिशन की योजना नए आयाम स्थापित करने जा रही है, जहां योगी सरकार ने महोबा के हर घर तक नल से पेयजल की आपूर्ति की तैयारी पूरी कर ली है। महोबा में चरखारी विकासखंड के शिवहर गांव में ग्राम समूह पेयजल योजना बनकर तैयार हो चुकी है। माह के अंत तक योजना से 89 गांव में शुद्ध पेयजल की सप्लाई होगी और 27,492 परिवारों तक शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा और कुल मिलाकर योजना से कुल 1,37,460 लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जल जीवन मिशन परियोजना का निरीक्षण करने महोबा पहुंचे और प्रोजेक्ट के इंजीनियरों से मिलकर कार्य प्रगति के बारे में बात की। साथ ही अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और ढिलाई बरतने वाले अफसरों को फटकार भी लगाई। हर घर तक जल पहुंचने से महोबा के गांव में खुशी का माहौल है। सरधना पुलिस ने निर्माणाधीन साइट से डकैती के मामले में 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें परमानी नास का सगा भाई भी शामिल है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन सभी पर आरोप है कि ये सभी बदमाश मेरठ के हर्रा से सरकारी टंकी का सामान लूट कर ले गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार बदमाशों में मुजफ्फरनगर की रहने वाली सोशल मीडिया सिंगर परमानी नास का सगा भाई भी शामिल है, जिसका नाम अरमान है। पुलिस ने गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ के बाद 200 किलो सरिया भी बरामद किया है। मामले का खुलासा कर पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र सरधना में पिछले मंथ एक सरिया डकैती की घटना हुई थी। ये संबंधी हैं जो सिंगर हैं, इनमें से एक भाई है। बताया ये भी जा रहा है कि परमानी नास के पिता आरिफ और जीजा इरशाद भी इस घटना में शामिल थे। दोनों फिलहाल फरार हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सोमवार शाम को खाद से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें भरी यूरिया की बोरियां खेत में बिखर गईं। इसके बाद तो खेत में खाद से भरी बोरियों की लूट मच गई। खेत में खाद की बोरियां देख आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। जिसके हाथ जितनी बोरियां लगी वो उठाकर चलता बना। राजगढ़ जिले के ब्यावरा के चंबल फर्टिलाइजर से खाद की 600 बोरियां लेकर एक ट्रक ब्यावरा से जीरापुर पहुंचाने के लिए निकला था और इसी दौरान ट्रक पलट गया और लूट मच गई। खेत में लूट के दौरान लोग गिरते पड़ते भी रहे, लेकिन लूट जारी रही। घटना के दौरान लूटपाट की स्थिति देखकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जैसे ही ट्रक पलटने की खबर पुलिस को लगी, पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। खाद उठाने का प्रयास किया था कि कुछ लोगों ने, तो वो पुलिस आने पर सब वापस रखवा दिया गया था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खाद लूट कर ले जाने वालों को भगाया और विपणन संघ के अफसरों को बुलाकर खाद सौंप दिया गया। मुजफ्फरनगर में 150 सालों बाद एक परिवार के 9 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। योग साधना आश्रम में अब तक 250 के करीब मुसलमानों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इस तरह मंत्रोच्चारण और जाप के साथ योग साधना आश्रम में एक परिवार के 9 सदस्यों की इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। हिंदू रीति रिवाज से पहले परिवार के सभी सदस्यों का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया और उसके बाद उनके गले में जनेऊ धारण कराकर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति डलवाकर हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। सहारनपुर के रहने वाले 225 मुसलमानों की अब तक हमने घर वापसी करा दी है। हिंदू धर्म में वापसी करने वाले आकिल से रोहित बने युवक ने बताया कि 150 साल पहले इनके पूर्वज हिंदू से मुसलमान बन गए थे, लेकिन अब वो हिंदू धर्म में ही रहना चाहते हैं। हम अपने हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं और हिंदू बन गए हैं। सोमवार को भी सहारनपुर के रहने वाले एक परिवार के 9 सदस्यों की 150 सालों बाद यहीं पर हिंदू धर्म में वापसी कराई गई थी। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को जोरदार झटका लगा है। प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा चोटिल हो गए। जिनके दाहिने हाथ में गेंद से चोट लगी है, वीडियो में रोहित शर्मा को दाहिनी बाह पर आइस पैक बांधे देखा जा सकता है। टीम इंडिया के कप्तान की चोट अभी कितनी गंभीर है, इसको लेकर टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आया है। रोहित शर्मा नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान सिंपल ड्रिल कर रहे थे और थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट एस रघु का सामना कर रहे थे। उसी समय एक शॉर्ट पिच गेंद तेजी से उछलकर उनके दाईं बाह पर लगी।
रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और गेंद तेजी से उनकी बाह पर लग जाती है। एबीपी गंगा के वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि रोहित को काफी दर्द है और वो तुरंत ही प्रैक्टिस छोड़कर चले गए। एडिलेड से आई ये तस्वीरें भारतीय क्रिकेट फैंस को झकझोर देने वाली है। हालांकि राहत की बात ये रही कि रोहित ने दोबारा से अभ्यास शुरू कर दिया है और खबरों के मुताबिक कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ 10 नवंबर को सेमीफाइनल मैच में उतरेंगे। चीन ने आज से एयर शो की शुरुआत कर दी है, जिसमें वो आकाश में अपनी तकनीक और ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। चीन के जुहाई शहर में शुरू हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई और एरोस्पेस प्रदर्शनी में चीन नई जनरेशन के अपने लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर रहा है। लड़ाकू विमानों में चीनी तकनीक को अब तक सिर्फ चीनी सेना ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब चीन हथियारों के बाजार में यूरोप और अमेरिकी कंपनियों को चुनौती देने की तैयारी कर चुका है। 8 से 13 नवंबर तक चलने वाली इस एयर एग्जीबिशन में 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में करीब 100 से ज्यादा विमानों का एग्जीबिशन लगाया गया है। एयर शो के पहले दिन ही चीन में बने नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों ने हवा में अपने करतब दिखाए और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके ये दिखाने की कोशिश की कि चीन के हथियार और लड़ाकू विमान किसी भी तरह से यूरोपीय और अमेरिकी लड़ाकू विमानों से कम नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।